सुने आज खामोशी से मेरी जो कहानी है। तो वो बड़ी देर से है, तो मैंने उससे कहा कि यार तुम इतनी देर से आए हो, मैंने सुबह से मैसेज भेजा हुआ है कि जी बार्बर को भेज दें। उसने कहा जी सर। तो मैंने कहा खैरियत? तो उसने कहा सर मैं वो जनरल साहब के बाल काट रहा था, उनके घर गया हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि जाहिर है हम भी कप्तान थे जनाब, कोई मामूली लोग तो नहीं थे। मैंने कहा जनरल साहब के तो बाल ही कोई नहीं है। उसने कहा सर यही वजह है ना। तो मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा उसके तो बाल ही नहीं है, तुम्हें 2 मिनट में काट के आ जाना चाहिए था। उसने कहा सर टाइम ही वहां पे लगता है जहां पे किसी के कोई बाल ही ना हो, क्योंकि एक एक बाल जनरल साहब का मैं उठाया कहता था कि सर ये काट दो। या सकल नहीं नहीं इसको रहने दो। मैं अगला पकड़ता कि सर इसको काट। उन्होंने कहा सर जिनके बाल हो उनके बालों के ऊपर तो टाइम नहीं लगता, जैसे मर्जी है काट दें, हेयर स्टाइल निकल आता है। लेकिन असल मुश्किल होती है कि जनाब जिसके बाल कम हो और वो जनरल भी हो और उसके बाल अपने ध्यान से काटने हो। तो उसने कहा सर इसलिए। तो उस दिन मुझे आपके सादा और मासूम फौजी भाई को ये इंकशाफ हुआ कि जनाब कम बालों पे या तरतीब से बाल काटने पे ज्यादा मेहनत होती है। और वो जो मेरे अब्बा जी सारी जिंदगी फायदा लेते रहे, वो बुनियादी तौर पे इतना बड़ा फायदा नहीं था। लेकिन एनीवेज कहां से बात कहां चली गई। तो दोहरा जुल्म मैं इसलिए कह रहा था कि बचपन में भी हेयर कट होती रही और बाद में फौज में तो जाहिर है कि वो कटोरा कट जो है वो लाजमी थी। तो ये इसलिए मैंने उसको दोहरा जुल्म कहा और बीच में खामखा मैंने अपनी कहानी सुना दी और मैं 10 मिनट के ऊपर पहुंच भी। तो एनीवेज मुझे पंजाबी फिल्मों का ये मशहूर डायलॉग इसलिए याद आया ये सेकंड लेफ्टिनेंट को देख के। तो सबसे पहले फौज जो है हेयर कट कर देती है कटोरा कट, और कटोरा कट पे ही आधी दुनिया जो है ना वो हथियार जमा करा देती है। वो कहती है सर आपने जो मेरा नुकसान करना था कर दिया, अब मेरे ऊपर से आप बिल्डोजर गुजार दें, टैंक गुजार दें, जो मर्जी है कर दें, अब मैं आपका हूं। तो क्योंकि आप में बैठ और मेरा ख्याल कि फौज ये कटोरा कट इसलिए करती है कि कहां जाएगा, बाल आते आते कम से कम महीना तो लगेगा ना, और कटोरा कट के बाद तो शायद 1.5 महीना लग जाए। तो 1.5 महीना किधर छुपेगा? तो इसलिए अब फौज से जा तो सकता नहीं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बड़ी चालाकी से किसी ने ये फार्मूला बनाया कि सबसे पहले इनकी कटोरा कट कर। तो एनीवेज वो कटोरा कट कर देते हैं और कटोरा कट करने के बाद इतनी एक्सरसाइज और इतनी सजा देते हैं, कभी ड्रम में डाल देंगे, कभी पानी में डाल देंगे, कभी डुबकियां देंगे, सारी सारी रात जगा के रखेंगे। मैं कहता हूं कि जो फर्स्ट टर्म है काकुल एकेडमी की, उसमें आप मतलब रात को जब बेड लेटते हैं तो आप दूसरे से ये भी नहीं पूछते, क्योंकि एक आधा रूममेट होता है या कई दफा 2-3 भी होते हैं, आप पूछते भी नहीं है कि तुझे नींद आई है नहीं आई है, तू आ गया नहीं आ गया, आप डस करके सो जाते हैं। तो मेरे भाई की थ्योरी के मुताबिक जाहिर है वो सारे स्क्रू ढीले करते हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उसको जोड़ना शुरू करते हैं और मशीन को उतना ही जोड़ते हैं या उतनी स्क्रू टाइट करते हैं कि जितनी की फौज को जरूरत है। और इस पे पाकिस्तान आर्मी को मैं जितना भी खराज तहसीन हो वो पेश करूंगा कि वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी की ये बड़ी खूबी है कि उन्होंने जो सांचा बनाया हुआ है और जो स्क्रू ढीले और टाइट करने का सिस्टम इन्होंने पक्का किया हुआ है, मैं कहता हूं कि बड़े से बड़ा खरातिया भी ऐसा काम नहीं कर सकता था जैसा खूबसूरत काम ये करते हैं। तो एनीवेज अगर आपको किसी सड़क के ऊपर या सड़क के किनारे कोई मोटरसाइकिल के ऊपर या गाड़ी के ऊपर एक यंग बंदा नजर आए कि जिसकी कटोरा कट्टी हुई भी है और वो मतलब आपको नजर आ रहा हो कि थोड़ा सा मतलब सीधा होके और वो किसी ट्रैफिक सार्जेंट को या कोई पुलिसमैन को या किसी और को वो बता रहा है कि जनाब डिसिप्लिन क्या होता है क्या नहीं होता, तो समझ लीजिए कि ये वो ताजा चूजा है कि जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं 152 लॉन्ग या वो 27th लेडीज कैडेट कोर्स की लड़की हो सकती है या कुछ इस तरीके से। और इसमें मेरे ज़हन में एक सवाल ये भी आ गया कि जो मैं किसी दिन चेक करूंगा, अभी तक मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि वो ये जो लेडी कैडेट्स थी कि इनके बालों की क्या एसओपी है। एनीवेज तो वो जो नया चूजा होता है 2 साल में फौज ने उसको इतना रगड़ा दिया होता है कि वो रगड़ा देने के बाद जब वो बाहर निकलता है ना, तो आप यूं समझें कि उसने दोबारा जन्म लिया है और वो बिल्कुल एक नौज़ायदा चूजा है। और उसको उन्होंने फौज की शान और गवर्नमेंट के सिस्टम और अफसर का मेयार और मतलब जो लॉयल्टी है और अपने यकीन है और जो बिलीफ है और जो सब कुछ है, उन्होंने ऐसा गूंदा होता है ना उसके अंदर कि वो एक्सपेक्ट करता है कि जनाब बाहर मैं निकलूंगा तो शायद आखिरी मतलब एक लाइन लगी होगी और उसमें आगे वजीर आजम जो है वो भी सुबह 6 बजे
پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہیں وہ اپنے آفس میں تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ بھائی 152 لانگ کورس پاس آؤٹ ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کل سے جو ہے نا سب کو ترتیب کے مطابق چلنا ہے، اور ایکسرسائز کر کے بیٹھے ہوں گے۔ ویسے پرائم منسٹر صاحب کی میں نے یہ بات سنی ہے کہ از ویری فونڈ آف ایکسرسائز، اور وہ نظر بھی آتا ہے ماشاءاللہ۔ تو ان کی یہ امید ہوتی ہے، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو باہر میری طرح کے پھر ریٹائرڈ، پھر اس کے بعد سویلینز، پھر اس کے بعد یہ روز کی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو اس میں یہ جو لوگ سروس کر رہے ہیں، پھر وہ جو ٹریفک پولیس کے لوگ ہیں وہ تھکے ہوئے ہیں، اتنی ٹریفک آ رہی ہے جا رہی ہے، پھر وہاں پہ پولوشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن سیکنڈ لیفٹیننٹ کو بالکل نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اکیڈمی سے باہر نکلا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پورا پاکستان اس کی کارگل اکیڈمی کی طرح ہی چل رہا ہے۔ تو مجھے اس پہ وہ ڈائلاگ یاد آ گیا مولا جٹ کا، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی نواں آیا ہے سونیا۔ تو میں نے جیسے یہ ڈائلاگ دیکھا تو اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں تھوڑی سی اس ڈائلاگ کی ہسٹری بھی دیکھ لوں۔ تو دیکھیں آپ کو بڑی حیرانی ہوگی، میرے تو یقین کریں کہ طوطے ہی اڑ گئے کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ جو ڈائلاگ ہے کہ نواں آئے سونیا، اور یہ جو پہلی فلم تھی وحشی جٹ، پھر مولا جٹ، اور پھر آپ یہ سوچیں کہ اس کے اوپر یہ ڈائلاگ اور پھر وہ گنڈاسا، اور اس کے بعد وہ اس فلم میں مولا جٹ میں جو لڑائی مار کٹائی، تو میرے تو طوطے ہی اڑ گئے کہ اس سٹوری کا جو فاؤنڈر تھا، کہ جس کے پہلے لکھاری تھے، وہ احمد ندیم قاسمی صاحب تھے۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کو مجھے نہیں معلوم، میں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ میں نے احمد ندیم قاسمی صاحب کو اس زمانے میں پی ٹی وی آتا تھا تو میں نے باقاعدگی سے ان کو دیکھا ہوا ہے، اور بڑے شوق سے میں ان کو سنتا بھی رہا ہوں۔